तो इस तरीके से आपने देखा कि नॉन होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी टेंडेंसी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और उसकी टेंडेंसी के चेंज होने से जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो किसके समान बन जाते हैं, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के समान बन जाते हैं। यानी कि इस तरीके से क्रोमोसोम का क्या हो जाता है, डुप्लीकेशन हो जाता है। और इस तरीके से क्रोमोसोम के डुप्लीकेशन के कारण ये क्रोमोसोम जो हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो जिस पेयर पर, जिस आर्म के ऊपर ये प्रेजेंट थे उसी आर्म के ऊपर ये चेंज हो जाते हैं। आगे देखते हैं अपन इसको कि किस तरीके से इन्होंने अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करके और अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेशन के पश्चात किस तरीके से वो ट्रांसलोकेट होते हैं। तो ये तो हमने देखा कि इस तरीके से इसके अंदर डुप्लीकेशन की प्रोसेस होती है। डुप्लीकेशन के बाद में अपन देखते हैं इसके अंदर इन्वर्जन, थर्ड टाइप है इन्वर्जन। यानी कि क्रोमोसोम जो है वो उल्टा तो होगा और उल्टा होने के बाद में वो क्या करेगा, अपना क्रोमोसोम को दूसरे पार्ट के ऊपर जोड़ेगा, उल्टा जुड़ जाएगा। जैसे मैं आपको इस डायग्राम के अंदर समझाऊं, पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट के रूप में समझाती हूँ कि किस तरीके से ये इन्वर्ट होते हैं। इन्वर्ट का मतलब होता है उल्टा होना। इन्वर्जन हिंदी में कहते हैं इसको प्रतिलोमन, यानी क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। जैसे मैंने क्रोमोसोम की 2 आर्म बनाई, ये इसका सेंट्रोमियर, एक आर्म ये और एक आर्म ये। सपोज करो कि इस आर्म के ऊपर 4 जीन हैं और इस आर्म के ऊपर ये दूसरे 4 जीन हैं। अब उल्टे होंगे, ये उल्टे होने से क्या होंगे, जैसे ये 3 और 4 यहाँ था, ये यहाँ से हटेगा, इस जगह आ जाएगा, और जो यहाँ से हटा वो इस जगह आएगा, या फिर ये जो टूटा ये इसी जगह उल्टा जुड़ जाए। 3 और 4 था पहले, अब ये उसका उल्टा जुड़ करके क्या बन जाए, 4 और 3 बन जाए। तो इसको क्या कह दिया जाता है, इन्वर्जन कह दिया जाता है। अब देखेंगे आप इसको डायग्राम के अंदर कि इन्वर्जन जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक टाइप होता है इसका पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और एक टाइप होता है इसका पेरिसेंट्रिक इन्वर्जन। एक होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन और एक होता है पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। दोनों में अलग थोड़ा सा चेंजेज है। अब अपन समझते हैं इसको किस प्रकार से होता है। पैरासेंट्रिक इन्वर्जन डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर, यानी कि पैरासेंट्रिक इन्वर्जन के अंदर किसको सम्मिलित नहीं करते, सेंट्रोमियर को सम्मिलित नहीं करते। डज नॉट इंक्लूड सेंट्रोमियर, यानी कि इसके अंदर सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं होता। और दूसरा होता है पेरिसेंट्रिक। पेरिसेंट्रिक के अंदर किसको शामिल करते हैं, सेंट्रोमियर। किसको शामिल करते हैं इसके अंदर, सेंट्रोमियर को शामिल कर लिया जाता है। अब देखेंगे आप ध्यान से कि ये एक क्रोमोसोम है जिसकी एक भुजा जो है वो इसको 4 कलर से शो करती है। ये पार्ट है उसका A, ये B, C, D, E, F, G, H दिखाया गया है। अब जहाँ से ये कॉन्स्ट्रिक्शन वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पार्ट इसका कौन सा है, सेंट्रोमियर पार्ट है। ये इसका कौन सा पार्ट है, ये इसका सेंट्रोमियर पार्ट है। तो इस सेंट्रोमियर पार्ट से ऊपर वाला पार्ट ये इसकी एक आर्म है और यहाँ से और यहाँ तक ये इसकी दूसरी आर्म प्रेजेंट है। अब इसमें इन्वर्जन हुआ, जैसे इस सीक्वेंस में A, B, C, D लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप, लेकिन इन्वर्ज हुआ तो यहाँ इतना पार्ट इन्वर्ज हुआ इसका केवल, और इन्वर्ज होते ही D कहाँ चला गया, ऊपर, C तो बीच में था ही, B कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो जैसे ही ये इन्वर्ज होने के बाद में जब ये जुड़ता है तो जुड़ने के बाद में क्या बन जाएगा, A
डी, सी, बी और बची हुई सेकेंड्स एज इट इज रह जाएगी, ई, एफ, जी, एच एज इट इज। तो ये जो पार्ट इन्वर्ज हुआ इसमें सेंट्रोमियर का कोई रोल नहीं है, यानी कि इसके अंदर सेंट्रोमियर को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। सेकेंड टाइप की अपन बात करते हैं पेरीसेंट्रिक। ये पार्ट इसका सेंट्रोमियर पार्ट है जिसको इस लाइन से बनाया गया है। इससे ऊपर वाला ये एक आर्म है ए बी सी डी ई तक, और ई के बाद में एफ जी एच ये इसकी सेकंड आर्म है। अब इन्वर्जन हुआ तो इन्वर्जन में किसको शामिल करेंगे, सेंट्रोमियर को शामिल करेंगे। इसका मतलब सेंट्रोमियर से ऊपर वाले जीन और सेंट्रोमियर से नीचे वाले जीन इन्वर्जन में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस सेंट्रोमियर वाला पार्ट तो हुआ ये, इससे ऊपर है डी ई और नीचे क्या है, एफ है। इसके बीच में इन्वर्जन हुआ इन तीनों जीन के बीच में, तो ये चेंज होकर के कहाँ चले गए, ऊपर की ओर, यानी एफ ऊपर फिर ई फिर डी नीचे आ गया। एज इट इज ये जुड़ जाएंगे। अब जब ये जुड़ते हैं तो किस तरीके से बन जाएंगे, ए बी सी और उसके बाद में अब डी और ई नहीं आएगा, अब क्या आएगा इसके बाद में, पहले एफ फिर ई फिर डी फिर जी फिर एच। और जो पहले सेंट्रोमियर 5 जीन्स के बाद में था और 3 से पहले था, अब वो कितने में हो गया, 4 के बाद में हो गया, 2 3 4, इन 4 के बाद में ये सेंट्रोमियर आ गया। तो हम इसको क्या कहते हैं कि इन्वर्जन 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पैरासेंट्रिक और दूसरे होते हैं पेरीसेंट्रिक। यदि इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता है, उसका न्यूक्लियस यदि पार्टिसिपेट करता है, यानी कि उसका सेंट्रोमियर अगर भाग लेता है, तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। और यदि उस सेंट्रोमियर की जगह कौन सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट करे, तब उसको क्या कहते हैं, पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। अब सेंट्रोमियर के पार्टिसिपेट करने से क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन उपस्थित है वो चाहे संख्या में 2 हो चाहे 3 हो, अगर वो इन्वर्ज कर गए तो कम या ज़्यादा एक जो आर्म है उसके ऊपर बढ़ भी सकते हैं और दूसरी आर्म के ऊपर घट भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको समझाया इन्वर्जन। डुप्लीकेशन अपन ने देख ही लिया, और एक लास्ट बचता है ट्रांसलोकेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्थानांतरण, ट्रांसफ़र होना। नेक्स्ट आता है नंबर 4, ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, इसीलिए इनका नाम क्या होता है, स्थानांतरण गुणसूत्र। यानी ऐसे गुण जो क्या करते रहते हैं, अपना स्थानांतरण करते रहते हैं। अब ट्रांसलोकेशन के लिए भी 2 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक होते हैं होमोलोगस और एक होते हैं हेट्रोलोगस या हेट्रोजाइगस। एक होते हैं होमोजाइगस, एक होते हैं हेट्रोजाइगस। तो वैन रूप से इनको भी क्या किया जाता है, 2 में बांट दिया जाता है। एक होते हैं होमोजाइगस ट्रांसलोकस, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, समयुग्मजी। समयुग्मजी स्थानांतरण। और ये कौन सा होता है, हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन, यानी कि समयुग्मजी स्थानांतरण, हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन, और एक होता है होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। नाम से पता चल रहा है ट्रांसलोकेशन किस में होगा, होमोजाइगस, एक समान क्रोमोसोम में होगा। और इसमें जो ट्रांसलोकेशन की क्रिया है वो किस में होगी,
हेट्रोजाइगस में होगी, यानी कि विषम युग्मजीय क्रोमोसोम के अंदर होगी। यानी वो क्रोमोसोम कैसे होंगे, देखने में डिफरेंट टाइप के होंगे, भिन्न होंगे। इसके कारण जो है वो धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं, वो ट्रांसलोकेट होते हुए चले जाते हैं। तो ये टाइप होता है इसका हेट्रोजाइगस टाइप। एक होता है होमोजाइगस टाइप। होमोजाइगस केवल एक ही टाइम होता है जब उसके अंदर क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि जो ट्रांसलोकेशन की क्रिया है वो किस टाइम होती है, केवल अर्धसूत्री विभाजन के समय। यानी कि जब साइटोप्लाज्मा के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो अपना क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। उस अर्धसूत्री विभाजन के समय उसके अंदर कौन सा ट्रांसलोकेशन होता है, होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन होता है। और अगर अर्धसूत्री विभाजन की जगह कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। अगर इसकी जगह कौन सा विभाजन हो, समसूत्री विभाजन अगर होता है, तो इसके अंदर कौन सा ट्रांसलोकेशन होता है, हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन। यानी कि सम की जगह विषम युग्मजीय स्थानांतरण पाया जाता है। तो हम इसको एक बार अब डायग्राम की सहायता से समझते हैं कि किस तरीके से जो है ये ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस पाई जाती है। तो सबसे पहले अपन होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन के बारे में समझ लेते हैं कि ये इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन के अंदर जैसे मैंने आपको समझाया 2 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र के 2-2 जोड़े दिए गए हैं। जैसे एक जोड़े के अंदर ये 2 क्रोमोसोम हैं और दूसरे क्रोमोसोम पेयर के अंदर ये 2 क्रोमोसोम हैं, जिनके मैंने नंबर डाल दिए 1 और 2 और इधर डाल दिया 3 और 4। तो इसके अंदर हमें दिख रहे हैं कि 1 से लेकर के 6 तक, और इसमें लेकर के 1 से लेकर के 6 तक हमने इसको किसके द्वारा दर्शा दिया, इस तरीके से लाइन के फॉर्मेशन में दर्शा दिया। देखने पर ये दोनों क्रोमोसोम एक समान हैं और ये दोनों क्रोमोसोम एक समान हैं। ट्रांसलोकेशन जब इसके अंदर होता है तो जितना पेयर इस क्रोमोसोम में से टूटेगा उतना ही पेयर इसके दूसरे क्रोमोसोम के जीन से टूटेगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जैसे यहाँ हमने देखा कि 2 जीन का अगर ट्रांसफ़र होता है तो इस पार्ट में भी कितने जीन का ट्रांसफ़र होगा, 2 ही जीन का ट्रांसफ़र होगा, जैसे 7 और 8। तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, होमोलोगस ट्रांसलोकेशन। जैसे हमने इसके अंदर नेक्स्ट इसके अंदर देखिए आप, ये है होमोलोगस ट्रांसलोकेशन कि 1 से लेकर के 6 तक इस पेयर में थे और 7 से लेकर के 12 तक इस पेयर के अंदर थे। लेकिन होमोलोगस हुआ तो 1 और 2 जो था वो यहाँ से टूटा, और जब टूटते टाइम ये रहता है कि इनके अंदर जब इनका ट्रांसलोकेशन होता है तो दोनों जो क्रोमोसोम हैं, यानी 1 पेयर जो क्रोमोसोम है दोनों में एक साथ होता है। और एक साथ होने से जैसे यहाँ जीन टूटे थे 2, तो 7 और 8 इधर आ गया, और 7 और 8 की जगह 1 और 2 नंबर यहाँ ट्रांसलोकेट हो गए। तो जब इनके क्रोमोसोम बनते हैं तो उसके बाद में इनके क्रोमोसोम किस तरीके से बन जाते हैं, 1 और 2 की जगह तो हो गया 7 और 8, फिर आ गया 3, 4, 5 और 6। इधर जो है वो 1 और 2 की 7 और 8 की जगह हो गया 1 और 2, और बाकी 8, 9, 10, 11, 12 तक जो है वो एज इट इज रह जाते हैं। तो ये दोनों पेयर जो थे, यानी इस क्रोमोसोम के दोनों जो पेयर थे उनमें एक समान होता है, इसलिए हम इसको नाम क्या रख दिए जाते हैं, होमोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन। अगर इसकी जगह हम हेटेरो शब्द यूज करते हैं, मतलब विषम युग्मजीय, यानी एक क्रोमोसोम के जो 2 पेयर हैं उनमें से एक में तो हो लेकिन दूसरे में क्या रहे, नो चेंजेज, नो परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं रहे, तो हम उसको क्या कह देते हैं, हेट्रोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन। जैसे अपन इसको समझते हैं कि ये दोनों एक पेयर थे क्रोमोसोम के,
क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट जो इसका पेयर था उसके अंदर ट्रांसलोकेशन हुआ, लेकिन क्रोमोसोम नंबर 2 जो था उसके अंदर कोई ट्रांसलोकेशन नहीं हुआ। इस प्रकार से नेक्स्ट जो दिया गया है इसी के साथ वाला दूसरा पेयर, इसमें से एक क्रोमोसोम के अंदर तो ट्रांसलोकेशन होता है लेकिन दूसरे के अंदर ट्रांसलोकेशन नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे कि हर एक पेयर के अंदर एक एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जिसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा और एक एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जिसके अंदर कुछ क्वांटिटी में परिवर्तन होता है। और जब होता है तो वो केवल ट्रांसफ़र ही होते हैं, ना उनके अंदर डुप्लीकेशन होता, ना उनके अंदर डिलीशन होता, यानी ना तो वो डिलीट होते, ना दोबारा बनते और ना ही वो उल्टे जुड़ते। एज इट इज़ जुड़ेंगे, केवल ट्रांसफ़र होंगे, केवल स्थानांतरित होंगे। जैसे यहाँ 1 और 2 था, स्थानांतरित होकर के 7 और 8 की जगह जुड़ गया। 7 और 8 एज इट इज़ जो है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। नेक्स्ट डायग्राम ये तो हुआ होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन और हेटेरोजाइगोट ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अंदर दूसरे और टाइप के ट्रांसलोकेशन की, कि हेटेरोजाइगोटिक जो ट्रांसलोकेशन होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। अब इनमें से मेन जो ट्रांसलोकेशन है, एक बार मैं उसको आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से इसमें ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है। जैसे इस डायग्राम से आप सब समझेंगे कि मैंने इसको 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, या इस क्रोमोसोम में एक पार्ट मैंने ये बना दिया, एक पार्ट मैंने ये बना दिया, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। 4 पार्ट है इसके अंदर। ये जो दूसरा क्रोमोसोम है उसके अंदर ये 2 ही पार्ट बनाए। सपोज करो एक पार्ट मैंने ये बना दिया और दूसरा पार्ट ये बना दिया। अब जैसे ही इसके अंदर क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होना सुनिश्चित है, तो जैसे ही क्रोमोसोम का ट्रांसफ़र होता है तो जैसे इसके अंदर इस डॉट 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 से हमने इसको शो किया है कि डॉट डॉट जहाँ लगी हुई है वहाँ से ये क्रोमोसोम कट जाता है और कट के क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। कटने के बाद में क्या हो जाता है, ये ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि इस क्रोमोसोम का ये पार्ट जो है वो ट्रांसफ़र होकर के यहाँ चला जाएगा और इस क्रोमोसोम का ये पार्ट ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ जाता है। तो जैसे ही ये क्रोमोसोम का पार्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होता है, तो जैसे मैंने इसमें बताया कि ये इतना टुकड़ा जो इस पार्ट में से टुकड़ा वो इस पार्ट के साथ इसमें इस तरीके से बाइंड अप हो जाएगा और इसका जो क्रोमोसोम के साथ ये जो पार्ट टूटा है वो इस 20 सेंटीमीटर के रूप में जिसको दिखाया गया है वो यहाँ बाइंड अप हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इसको कि क्रोमोसोम का जो जीन पार्ट था, एक क्रोमोसोम की एक भुजा से जब वो टूटता है तो जब वो दूसरी भुजा से जा कर के जुड़ता है तो उसी सीक्वेंस में वो जुड़ जाता है, यानी कि उसी आर्म के साथ वो भुजा में जुड़ता है। तो इससे केवल उसका क्या होता है, स्थानांतरण होता है, न कि उसके अंदर कोई इन्वर्जन या फिर कोई डिलीशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके अंदर। ये मैंने आपको इस डायग्राम से समझाया, अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं एक बार एक डायग्राम से और समझा सकती हूँ आपको, लेकिन ये ध्यान रख लेना कि ये होता बहुत इम्पोर्टेंट है। यह देखिए ट्रांसलोकेशन समझाया गया है इसके अंदर कि ये जो ट्रांसलोकेशन है वो होमोजाइगोटिक और हेट्रोजाइगोटिक ट्रांसलोकेशन के लिए है कि ये तो जाइगस वाइल्ड स्पीसीज है, जंगली प्रजातियों का होमोजाइगस क्रोमोसोम है। इस होमोजाइगस में एक बार नंबरिंग करिए और एक बार ABCD के फॉर्मेशन में इसको दर्शाया गया है, यानी कि ABCDE के रूप में, और इस दूसरा जो पेयर था उसके अंदर 1, 2 और 3 के रूप में शो किया गया है। तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है कि जो एक क्रोमोसोम का पेयर है उसमें से एक क्रोमोसोम ऐसा होगा जिसमें कोई चेंजेज नहीं होगा और दूसरा जो क्रोमोसोम का पेयर है उसमें भी एक क्रोमोसोम का पेयर ऐसा होगा जिसके अंदर कोई चेंजेज नहीं होगा। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये 1 नंबर और ये 3 नंबर, तो इस 1 नंबर में भी कोई चेंज नहीं है और इस 3 नंबर में भी कोई चेंजेज नहीं है। चेंजेज हुआ केवल और केवल इस 2 नंबर क्रोमोसोम में और 4 नंबर क्रोमोसोम में।
तब तो हम क्या कहते हैं इसको, हेट्रोजाइगस ट्रांसलोकेशन। और यही चेंजेज अगर किस में हो, एक गुणसूत्र के दोनों पेयर में प्रेजेंट हो, जैसे इसमें दिखाया गया एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, अगर इन दोनों में एक साथ होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन। इस होमोजाइगस ट्रांसलोकेशन से क्या होता है, एक लॉस भी होता है और एक बेनिफिट भी होता है कि एक जीन के अंदर, तो एक क्रोमोसोम के जीन में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन दूसरे जीन के क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब उस परिवर्तन के नहीं होने से धीरे धीरे उसमें क्या उत्पन्न हो जाती हैं, घातक जीन उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है अपना हेटेरोजाइगस का, इसको मैं आपको एक बार एक डायग्राम में और समझा देती हूँ एक बार अच्छे से, कि किस तरीके से जो हैं वो टूट करके ये अलग हो जाते हैं। तो इनका जो सेगमेंट्स होते हैं उनके बेस पे ये ट्रांसलोकेशन जो है, ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम के बेस पे तो दो टाइप के होते हैं, एक समयुग्मजी एक विषम युग्मजी। और जो साइट होती है इनकी, साइट, इस साइट के आधार पर ये होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एडजेसेंट फर्स्ट, एक होते हैं एडजेसेंट सेकेंड टाइप, और एक होते हैं अल्टरनेट टाइप। एक होते हैं एडजेसेंट फर्स्ट, एक होते हैं एडजेसेंट सेकेंड, और एक होते हैं अल्टरनेट, एकांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। तो इन तीनों को जो है इस मॉडल के द्वारा समझाया गया है। और जब साइट क्रोमोसोम की बात आती है तो साइट क्रोमोसोम हमेशा केवल और केवल किस पोजीशन में होता है, मियोसिस स्टेज में होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन के समय में होता है। मतलब होमोजाइगस जो कंडीशन होती है उसके समान ये भी ये एक मियोसिस की अवस्था में होता है। अब इसको बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया, अगर आप ध्यान से समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में। ये ट्रांसलोकेशन के लिए दो क्रोमोसोम के पेयर हैं, जिसमें एक को ग्रीन कलर से शो किया गया है और दूसरे को लाइट येलो कलर से शो किया गया है। अगर इस पेयरिंग के अंदर कौन सी क्रिया होती है, सेग्रीगेशन होता है एडजेसेंटमेंट फर्स्ट का, तो फर्स्ट के अंदर क्या होते हैं कि सेम पोल चेंज होते हैं। क्या होते हैं, सेम पोल चेंज होते हैं। जैसे इसको चेंज करने के लिए ये जो फर्स्ट क्रोमोसोम है इसको सेंट्रोमियर के पास से फोल्ड कर दिया, ये जो लंबा था अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ये बन गया फर्स्ट। ये फोर्थ, इस फोर्थ को जो है वो इस तरीके से फोल्ड कर दिया। अब ट्रांसलोकेशन हुआ किस में, 3 में और 2 में। इन दोनों ने अपना ट्रांसलोकेशन कर लिया इस जगह से। इस जगह से ट्रांसलोकेशन होने से ये जो आर्म थी वो तो यहाँ जुड़ गई और ये जो आर्म थी वो यहाँ जुड़ गई। जैसे मैंने इसमें दिखाया, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ये नंबर 1 और ये नंबर 4। तो इस तरीके से चेंजेज हुआ किसके अंदर, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, यानी कि दो क्रोमोसोम 2 और 3 नंबर ने क्या किया, ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया। लेकिन नंबर 1 और नंबर 2 जो है उसने ट्रांसलोकेशन, नंबर 1 और नंबर 4 ने ट्रांसलोकेशन के प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। अब जो क्रोमोसोम 1 और 3 है यानी कि सेम पोल, अगर यही चेंजेज किस में हो, 2 में और 4 में हो, मतलब इन दोनों के अंदर ये चेंजेज होते हैं, तो इसका नाम होता है एडजेसेंट फर्स्ट। और यही चेंजेज अगर किस में हो, 1 और 2 में हो, इन दोनों में चेंजेज हो और इन दोनों में नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं, एडजेसेंट सेकंड। और अल्टरनेट है, मतलब एक के बाद में एक छोड़ करके फिर अगले में है। जैसे 1 नंबर में हो गया, फिर 2 में नहीं हुआ, फिर 3 के अंदर उसके क्रॉस पोजीशन में नहीं हुआ और अल्टरनेट पोजीशन में हो गया। जैसे 1 के साथ 4 और 2 के साथ 3,
यानी ये चेंजेस या तो 2 और 3 में नहीं होगा या फिर ये 1 और 4 में नहीं होगा। जैसे इस डायग्राम में 1 और 4 को दिखाया गया है कि सेम पोल है, ये 1 नंबर पोल है और ये 4 नंबर पोल है। ये अपने जो पेरेंटल क्रोमोसोम थे उनके पोल के समान होते हैं। अब इनके पोल के समान होने के कारण इनके अंदर कोई चेंजेज नहीं होता है, तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, अल्टरनेट ट्रांसलोकेशन। और अगर इसकी जगह 1 नंबर और 3 नंबर पोल सेम रहता है, ये 1 नंबर ये 3 नंबर, ये दोनों पोल क्या रहें, सेम रहें, और चेंजेज किस में हो, 2 नंबर और 3 नंबर में, तो उसका नाम क्या रख दिया जाता है, एडजेसेंट फर्स्ट नंबर। और इसका उल्टा अगर हम बोलें वो एडजेसेंट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इस तरीके से जो है वो ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो हमने देखा कि क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बेस पे क्रोमोसोम्स के जो हैं वो बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अब अपन बात करते हैं क्रोमोसोम नंबर। वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर, किसमें वेरिएशन आए, क्रोमोसोम नंबर में आए। तो अब क्रोमोसोम में जो नंबर के अंदर वेरिएशन है वो भी 2 प्रकार का होता है। या तो उस वेरिएशन के कारण क्रोमोसोम क्या हो, आकार में घट जाए, आकार का नाम है संख्या में, या तो वो क्रोमोसोम संख्या में क्या हो जाए, घट जाता है, या फिर वो संख्या में बढ़ जाता है, यानी कि या तो वो डिक्रीज हो जाता है या फिर वो इंक्रीज हो जाता है। 2 पोजीशन होती है, या तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। यानी कि जैसे बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं, ह्यूमन बींग जो होता है, मानव जो होता है, उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। 2 क्रोमोसोम डिटर्मिनेशन के होते हैं, तो 2 को अपन अलग निकाल देते हैं, तो 44 क्रोमोसोम तो मेल और फीमेल दोनों के अंदर समान होते हैं। केवल चेंज होता है 45 नंबर और 46 नंबर, जो या तो XY के रूप में होता है या फिर वो XX के रूप में होता है। तो इन दोनों के अंदर केवल चेंजेज होता है, तो X क्रोमोसोम, Y क्रोमोसोम या फिर XX क्रोमोसोम के रूप में। अब अगर गुणसूत्र की संख्या घट जाती है, जैसे 44 है, अगर इसकी जगह 42 हो जाती है, तो टोटल क्रोमोसोम जो 46 हैं अब वो कितने बन जाएंगे, 44। तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई, घट गई। तो हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोम की संख्या घट गई। ऐसे ही क्रोमोसोम की संख्या बढ़ भी सकती है, जैसे क्रोमोसोम की संख्या 46 है और क्रोमोसोम बढ़ करके 48 हो गए या फिर 50 हो गए, तो हम इसको क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की संख्या बढ़ी या क्रोमोसोम की संख्या घटी, दोनों के लिए 2 वेरिएशन हो जाते हैं। अगर घटी तो कितनी संख्या में घटी और कितने नंबर का हटा, और अगर बढ़ी तो कितनी संख्या में बढ़ी और कौन सा डबल हुआ, ये दोनों चीज़ें आती हैं। तो इसको अपन एक बार एक फ्लो चार्ट की सहायता से समझते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या घटती और क्रोमोसोम्स की संख्या बढ़ती है। ये मैंने आपको एक फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश करी है क्रोमोसोम नंबर। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। न्यूमेरिकल चेंजेज संख्यात्मक रूप से चेंज है किसमें, क्रोमोसोम्स के अंदर, तो इनको बांट दिया जाता है इसके बेस पे। एक तो होते हैं यूप्लॉइडी यानी संख्या बढ़ेगी, और एक होती है एनयूप्लॉइडी यानी कि संख्या घटेगी। तो यूप्लॉइडी का मतलब होता है बढ़ना, क्रोमोसोम की संख्या का बढ़ना, और एनयूप्लॉइडी का मतलब होता है कि क्रोमोसोम की संख्या का घटना। मोनोप्लॉइडी नाम है, मोनोप्लॉइडी कितनी संख्या बढ़ेगी, 1 क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी। नाम है डिप्लोप्लॉइडी, डिप्लॉइड नहीं कहते इसको, डिप्लोप्लॉइडी कहते हैं।
डिप्लोप्लॉइडीज का मतलब क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी 2 बढ़ेगी। पॉलीप्लॉइडी आ